छात्राओं, हम देख रहे हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस प्रकार से हुई। हमने पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि लुई 16 ने कब कर क्यों बढ़ाया था और कर बढ़ाने की वजह से ही फ्रांस की क्रांति हुई थी। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा? तो देखिए, प्राचीन राजतंत्र के समक्ष फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं ले सकता था। तो जो फ्रांसीसी सम्राट था वो अपनी मर्जी से कर नहीं ले सकता था। इसके लिए उसे एस्टेट जनरल प्रतिनिधि सभा बुलवानी पड़ती थी और उसकी बैठक कर नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी देना पड़ता था। एस्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्थान थी जिसमें तीनों एस्टर अपने अपने प्रतिनिधियों को भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। उसकी अंतिम तो प्रतिनिधि मंडल की जब बैठक है वो अंतिम बैठक 1614 में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने 5 मई 1779 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेट जनरल की बैठक बुलवाई और प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वायसराय के एक आलीशान भवन को सजाया। तो बैठक कहाँ होने वाली थी? वायसराय के आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे एस्टेट ने एक बैठक में अपने अपने 300 प्रतिनिधियों को भेजे थे और आमने सामने की कतारों में बैठाया गया। तीसरे एस्टेट के 600 प्रतिनिधि खड़े किए गए। तीसरे एस्टेट का प्रतिनिधि उसके अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग कर रहे थे। मतलब जो तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि थे वो शिक्षित और समृद्ध वर्ग के व्यक्ति को भेजा गया था प्रतिनिधि करने। किसानों और औरतें और कारीगर सभा में प्रवेश वर्जित था। तो किसान, औरतें और कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों और मांगों की सूची बनाई गई जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। एस्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। प्रत्येक व्यक्ति कितना मत देता? तो एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16 इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए। इसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। मतलब जितने सदस्य वहां आए हैं सभी को का मतदान करने का अधिकार होना चाहिए। एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक में लिखा है। तो रूसो की पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया है। जब सम्राट ने यह प्रस्ताव को अस्वीकार किया तो तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए और तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। जो तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि हैं वो संपूर्ण राष्ट्र का प्रवक्ता अपने आप को मानते थे। 20 जून को वे प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस स्टेडियम में जमा हुए। तो कहाँ जमा हुए थे? तो टेनिस स्टेडियम, वर्साय का टेनिस स्टेडियम में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। इसका नेतृत्व मिराबियो और आम्बे सीए ने किया। आम्बे का जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ था। जो कुलीन है एस्टेट सेकंड में आते हैं कुलीन परिवार वाले, तो उसमें हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकार वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुड़ी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। और आम्बे सीए मूलतः पादरी था। आम्बे सीए मूलतः पादरी था। उसने तीसरे एस्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तक निकाली। तो तीसरे एस्टेट क्या है, यह एक पुस्तक निकाली। किसने? आम्बे सीए ने। और यह शीर्षक से यह अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तक लिखी गई जिसमें देखिए महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं। तो किस तिथि में क्या हुआ था? 1774 में लुई 16वां फ्रांस का राजा बना। सरकारी खजाना खाली हो चुका था और प्रांतीय राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराया जा रहा था। तो राजतंत्र से प्रांत में जो प्राचीन राजतंत्र के समाज में गहरा असंतोष व्याप्त था। और 1789 में एस्टेट जनरल का आह्वान, तृतीय एस्टेट नेशनल असेंबली का गठन हुआ। तो तृतीय एस्टेट असेंबली का गठन कब हुआ? तो 89 में हुआ।
और 89 में ही बास्तिस पर हमला हुआ। देहात में किसानों का विद्रोह भी हुआ। और 1791 में सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए सभी मनुष्य ने मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया। फिर देखते हैं 1792 और 93 में फ्रांस गणराज्य बनता है। सिर काट कर राजा को मार दिया जाए। क्या कहा गया कि फ्रांस का गणराज्य बनाना है और सिर काट करके राजा को मार दिया जाए। और जैकोबिन गणराज्य का पतन, फ्रांस का डायरेक्टरी का शासन, फ्रांस पर देखो जैकोबी गणराज्य का पतन और फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन। और 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है और यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है। तो नेपोलियन कब बना फ्रांस का सम्राट? तो 1804 में। और वाटरलू में नेपोलियन की हार, 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार। इस प्रकार से अब हम देखते हैं क्रियाकलाप। तृतीय एस्टेट के प्रतिनिधि मध्य में एक मेज पर खड़े असेंबली अध्यक्ष कौन है? तो बेली की ओर हाथ उठाकर शपथ लेते हैं। क्या आप मानते हैं? तृतीय एस्टेट के प्रतिनिधि मध्य में एक मेज पर खड़े असेंबली अध्यक्ष बेली की ओर से शपथ लेते हैं। और क्या आप मानते हैं कि यह समय बेली निर्वाचित प्रतिनिधियों की ओर पीठ करके खड़ा रहकर होगा? और बेली के इस तरह दर्शाए गए चित्र से डेविड का इशारा प्रतीत होता है। तो देखिए जो चित्र आगे दिया हुआ है इसमें ये दिख रहा है कि ये बेली के ओर पीठ करके बेली की ओर से शपथ ले रहे हैं। और ये बता भी रहे हैं कि असेंबली वर्साई में जो विशाल असेंबली बनी है, नेशनल असेंबली को तैयार किया गया था कानून बनाने या संविधान बनाने के लिए, वहाँ पर ये शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलन हो रहा था। कड़ाके की ठंड के समय फसल मारी गई और पाव रोटी की कीमत आसमान छू रही थी। बेकारी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे हुए थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर के उसे नेस्तो नाबूद कर दिया गया। देहाती इलाकों में गांव-गांव पर अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिक ने भाड़े पर लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं और वो पकी हुई फसल को तबाह करने निकल गए। कई जिलों में भय के आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों में ग्रामीण किलों पर आक्रमण किया। उन्होंने अनाज भंडार लूट लिए, लगान संबंधी दस्तावेज को जला करके राख कर दिए। कुलीन बड़ी संख्या में अपने जागीर छोड़कर भाग गए और बहुतों ने तो पड़ोसी देश में जाकर शरण ले लिए। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वें ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों आदि सीमांती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकार को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिरवे की संपत्ति सरकार के हाथ में पहुंच गई। इस प्रकार से नेशनल असेंबली बनी और नेशनल असेंबली बनने के बाद में ये इतने कार्यों का एक संविधान का निर्माण हुआ और संविधान के निर्माण के माध्यम से जितने लोगों जो कर से मुक्त थे उन पर भी कर लगाया गया और जो संपत्ति चर्च के अधीन थी वो संपत्ति भी गवर्नमेंट के हाथ में हुई और 20 अरब लिरवे की संपत्ति सरकार को प्राप्त हो गई। यह इस प्रकार हमने फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत और फ्रांसीसी क्रांति में संविधान का किस प्रकार से निर्माण हुआ इसके बारे में अध्ययन किया। अब हम फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया।
किस प्रकार से फ्रांस का संवैधानिक राजतंत्र बना, इसके बारे में हम आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को देखते रहिए, इन वीडियो को लगातार देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।